नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। डेट है आज की 2 जुलाई 2025 और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल हमारा क्या है? पहला आर्टिकल हमारा इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। सिंधु जल समझौते से रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल होने वाला है। अभी ये क्यों चर्चा में है? अभी चर्चा में इस वजह से है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी थे ना, उस पर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक मामला लेके गया था। वेरी गुड मॉर्निंग। तो उसको खारिज कर दिया गया है। क्या मुद्दा है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मुद्दा है क्या? अभी है वो इंडस वाटर ट्रीटी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? ये काम की बात चीज़ें हमारे लिए नहीं है। अट्रैक्टिव किलर, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारे लिए काम की चीज़ें, हमारे लिए काम की चीज़ें। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, क्यों इसे लाया गया था, इसके क्या प्रभाव है, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदे में है या नुकसान में है। इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय क्यों रहा है? क्योंकि हर बार भारत जब भारत पे अटैक होता है या टेररिज्म से अटैक किया जाता है, टेरर अटैक होता है, तो भारत कहता है कि हम इस चीज़ को खारिज कर देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज कर देंगे। ये बात बार बार चर्चा में आती है। तो अब क्या किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब थी। सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, ये देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। यहाँ लिख लेते हैं सिंधु जल समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता, इसके बारे में बात करें तो ये कब साइन हुआ था? ये हुआ था 19 सितंबर 1960 में। ये साइन हुआ था 19 सितंबर 1960 में साइन हुआ था। किस किस के बीच में हुई थी? अगर बात करें भारत की ओर से तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत की ओर से नेहरू जी थे। पाकिस्तान की ओर से कौन थे? पाकिस्तान की ओर से इनके राष्ट्रपति थे अयूब खान। राष्ट्रपति थे अयूब खान, ये पाकिस्तान की ओर से। अब इनकी मध्यस्थता किसने थी? मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई थी। तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत की ओर से प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पाकिस्तान की ओर से इनके राष्ट्रपति थे अयूब खान, ये दोनों साइन करने गए। मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता क्यों थी? एक है ना, आपको स्टोरी सुनाता हूँ। नेहरू जी है ना, नेहरू जी काफ़ी आदर्शवादी राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, आदर्शवादी थे, आशावादी थे। ठीक है, उनका मानना था कि काफ़ी नैतिक मोरलिटिक थे, मतलब काफ़ी नैतिक मूल्यों पर काफ़ी ध्यान देते थे। उनका कहना था कि युद्ध में क्या रखा है, पानी को एक हथियार की तरह उपयोग में नहीं लेना चाहिए। 1947 में भारत आज़ाद होता है। इसी टाइम पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो जाता है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन जाते हैं। देश बनते ही भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली टेंशन होती है कश्मीर को लेके। कश्मीर को लेके इन दोनों में टेंशन होती है। कश्मीर में क्या था? हरीश जी का राज था, राजा हरीश सिंह का। पाकिस्तान है वो कश्मीर पे अटैक कर देता है। हरीश सिंह जी भारत से मदद मांगते हैं, भारत अपनी सेना भेजते हैं और पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ देते हैं। इसके बाद में ये मुद्दा यूएन में जाता है और पीओके बन जाता है। इधर वाला भारत के पास में, इधर वाला पाकिस्तान के पास में। ऐसा मतलब एक परमानेंट सेटलमेंट, अब परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है। तो ये जो नेहरू जी थे ना, इनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, इसको हम सुलझा लेते हैं। नेहरू जी का यही प्रयास था। नेहरू जी थोड़े आइडियलिस्टिक थे, थोड़े आदर्शवादी थे। ऐसे मतलब प्रैक्टिकल कम सोचा करते थे, भाई इस चीज़ का क्या परिणाम होगा। वो ऐसा नहीं मानते थे कि पाकिस्तान भाई ऐसा करेगा। उसको नेहरू जी को पाकिस्तान की औकात नहीं पता थी कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है, उसकी औकात क्या है, ये हमेशा ऐसी गिरी हुई हरकतें करेगा। नेहरू जी का ऐसा मानना नहीं था। पाकिस्तान को ये लगता था कि भारत है ना, पानी को हमेशा हथियार की तरह उपयोग में लेगा। पानी मतलब
जो सिंधु से जल आ रहा है, इंडस वाटर आ रहा है पाकिस्तान में, ये भारत से होते हुए आ रहा है और भारत हमेशा इसको एक हथियार की तरह उपयोग में लेगा। पाकिस्तान इससे हमेशा डरा हुआ रहता था। अब पाकिस्तान क्या करता है, वर्ल्ड पे जाके चिल्लाता है, मतलब यूएन में जाके चिल्लाता है, रोता रहता है, भाई कैसे भी करके हमारी मदद करो, भारत ने अगर ये पानी बंद कर दिया तो हम तो मर जाएंगे, हमारे पास में पानी नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या। अब पाकिस्तान ऐसा अलग अलग मंच पे जाके रोता रहता था। उस टाइम में क्या था, पाकिस्तान अमेरिका के करीब था, यूएसए के करीब था, इस वजह से यूएसए भी पाकिस्तान की हेल्प करता है और ये सारा एक पूरा मामला बन जाता है और ये जाता है वर्ल्ड बैंक के पास में। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक भारत से रिक्वेस्ट करता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक जगह आ जाओ, भारत और पाकिस्तान दोनों एक मंच पे आओ, मैं दोनों की हेल्प करता हूँ। वर्ल्ड बैंक कहता है मैं दोनों की हेल्प करती हूँ और तुम दोनों के मध्य एक समझौता करवा देती हूँ। ये पूरा बैकग्राउंड था। फाइनली 1960 में 1960 में इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। समझौता क्या हुआ था, समझौता ये हुआ था कि भारत की कुछ नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं, दरअसल जो इंडस वाटर है ना, ये पूरा एक सिस्टम है, इसे इंडस वाटर सिस्टम भी कहा जाता है या इंडस वाटर या इंडस रिवर सिस्टम भी कहा जाता है, इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है, तो इंडस रिवर सिस्टम है, इसके अंतर्गत 6 नदियाँ आती है। रुको एक मिनट, सिंधु नदी प्रणाली, तो ये जो सिंधु नदी प्रणाली है इसमें 6 नदियाँ आती है। 6 नदियाँ कौन कौन सी है, तो सिंधु नदी प्रणाली के अंतर्गत 6 नदियों में सबसे पहली नदी है कौन सी, व्यास नदी। सिंधु नदी प्रणाली में सबसे पहली नदी कौन सी, आप लिख सकते हो व्यास, फिर सतलज, फिर कौन सी लिख सकते हो रावी, फिर आप लिख सकते हो झेलम, फिर हम आप लिख सकते हो चिनाब और फिर सिंधु। ये 6 नदियाँ हैं। इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत टोटल 6 नदियाँ हैं। रिवर सिस्टम मतलब सिंधु एक नदी भी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये पूरी मिला के कितनी नदियों का तंत्र है, 6 नदियों का तंत्र है। इंडस वाटर या इंडस रिवर सिस्टम है वो 6 नदियों का सिस्टम है। अब इस समझौते में क्या हुआ था, ये 6 नदियों के नाम याद रखना, सिंधु, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज और रावी, इन 6 नदियों के नाम है वो आप याद रखना। अब जो समझौता हुआ इस दौरान क्या तय होता है यहाँ मान लो पश्चिम, ये पश्चिम है, ये है पूर्व। पश्चिम की नदियाँ कौन कौन सी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पश्चिम की नदियाँ है। पूर्व की कौन कौन सी है, व्यास, रावी और सतलज, ये किसकी नदियाँ है, ये है पूर्व की नदियाँ। अब इस समझौते में तय होता है 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी होती है उसमें तय होता है ये जो पश्चिम की नदियाँ है कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका पानी मिलेगा किसको, पाकिस्तान को। पश्चिम की जो नदियाँ है कौन कौन सी है, सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, इसका पानी किसको मिलेगा, तो इसका पानी मिलेगा पाकिस्तान को। पूर्व की जो नदियाँ है कौन कौन सी है, व्यास है, रावी है और सतलज है, इसका पानी मिलेगा भारत को। मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। ये मान लो ऊपर वाला भारत है, जम्मू कश्मीर वगैरह है, यहाँ से नदियाँ निकलती है। सबसे पहले निकली इंडस ये इंडस रिवर निकली। दोबारा मैप बनाता हूँ, ये सही नहीं बना है। ये मान लो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ से निकली है सिंधु नदी, कौन क्लास है, करंट अफेयर का क्लास है। ये इंडस वाटर है, ये है कौन सी, सिंधु नदी है, इसकी सहायक है ये झेलम है, आगे जाती है ये चिनाब रिवर है, ये झेलम इसमें मिली, आगे ये चिनाब रिवर है। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं, सिंधु हो गई, ये झेलम हो गई, ये कौन सी होगी, चिनाब हो गई, 3 नदी हो गई। नीचे कौन कौन सी आ रही है, नीचे आ रही है ये सतलज है, सतलज में मिल के ये व्यास मिल रही है, ऊपर से रावी आके सतलज में मिल रही है, तो ये नीचे 3 नदियाँ होगी। 3 और 3 कितनी होगी, 6 नदियाँ हो गई, और 6 जाके कहाँ मिल रही है, ऊपर से ये जाके सिंधु नदी में मिल रही है। ये 6 की 6 है नदियाँ, ये सिंधु नदी में मिल रही है, तो ये सिंधु जल समझौता, ये सिंधु नदी तंत्र कहा जाएगा। तो ये ऊपर वाली जो 3 नदियाँ हैं ना, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों पर पाकिस्तान का कब्जा है, यानी कि ये 3 नदियों का जो पानी है
इसका यूज़ कौन करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। इन 3 नदियों के पानी का यूज है वो पाकिस्तान करेगा। नीचे वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी है? ये है सतलज है, ये है कौन सी? व्यास है, और ये कौन सी है? ये रावी। रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों का पानी का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल कितनी नदियाँ हैं? 6 नदियाँ हैं। 6 में से ऊपर वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी? इंडस, झेलम और कौन कौन सी? चिनाब। इन तीनों के पानी का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। नीचे वाली 3 नदियाँ हैं कौन कौन सी? सतलज, उसके बाद में कौन कौन सी है? रावी, उसके बाद में कौन कौन सी है? व्यास। इस तीनों का पानी का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। अब ये समझौते में कहा गया था ये नीचे वाली तीनों नदियां है ना, इसके पूरे पानी का जितना भी पानी है उसको किस तरीके से यूज करना है, कितना यूज करना है, ये पूरा का पूरा यूज करने का अधिकार भारत के पास में। इसमें कोई और देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत चाहे तो इसका एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं दे, कोई भारत को कहने वाला नहीं है। ऊपर वाली की है ना, इसका 80% पानी है उसका यूज वो पाकिस्तान करेगा। ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं, झेलम, इंडस, झेलम, चिनाब और ये जो इंडस है, इसके 80% पानी का उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा। भारत केवल इसके 20% पानी का ही उपयोग करेगा। इसके अलावा एक और बात कही गई थी कि जो ऊपर वाले 3 नदियां हैं इसके जो कुछ यूज भारत इसका कर सकता है। कुछ यूज मतलब क्या क्या कर सकता है? इस पे भारत है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है, केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो प्रोजेक्ट बना सकता है। इस पानी को भारत रोक नहीं सकता है। इस संधि के अनुसार झेलम, चेनाब और जो सिंधु नदी है इसके पानी को भारत रोक नहीं सकता, परंतु इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, यानी कि इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत इंस्टॉल कर सकता है। ऐसा इस संधि में लिखा गया है। और नीचे वाली तीनों नदियां हैं इसका पानी का भारत कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाली 3 नदियां उसके पानी का सीमित भारत उपयोग करेगा। नीचे वाली जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी? सतलज, रावी और व्यास, इसके पानी का उपयोग भारत किसी भी प्रकार से कर सकता है। ये तो पूरा सिस्टम था। अब दिक्कत कहाँ देखने को मिल जाती है? दिक्कत में देखने को मिलती है एक जगह जाकर। कहाँ? भारत है वो इस नदियों पर क्या बना रहा है? बांध बना रहा है। भारत है इन नदियों पे बांध बना रहा है। किन किन नदियों पे बांध बना रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है चिनाब, चिनाब नदी। अभी हमने बात की थी कि भारत है, इस संधि में लिखा है कि भारत इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भारत है वो चिनाब रिवर पर एक बांध बना रहा है, एक डैम बना रहा है। इस डैम को हम कहते हैं बगलियर डैम, बगलिहार डैम। भारत इस रिवर पर एक डैम बना रहा है। डैम का नाम क्या? बगलियर डैम। कौन सी नदी पर बगलियर डैम बना रहा है भारत? भारत चिनाब रिवर पर बगलियर डैम है वो बना रहा है। अब पाकिस्तान को इससे दिक्कत हो जाती है। पाकिस्तान को इससे दिक्कत क्या होती है? पाकिस्तान कहता है कि भारत चिनाब रिवर पे बगलियार डैम बना रहा है, इसकी एक सहायक रिवर है, चिनाब की एक सहायक रिवर है कौन सी? किशन गंगा। इस पे भी भारत एक बांध बना रहा है, एक डैम बना रहा है। कौन सा? किशन गंगा डैम, किशन गंगा डैम। तो भारत इस प्रकार से 2-2 डैम बना रहा है। एक तो चिनाब पे बना रहा है, बगलियार डैम बना रहा है, एक किशन गंगा पे बना रहा है, किशन गंगा डैम। तो पाकिस्तान कहता है कि भारत इस डैम की मदद से ये जो हमारे पास में पानी आ रहा है ना, इसे रोकने की कोशिश करेगा। भारत इस डैम का यूज करके इस पानी को रोकने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान इसके खिलाफ कहाँ चला जाता है? वर्ल्ड बैंक में चला जाएगा। जी ये क्लास रिकॉर्डिंग भी होगी और ये यूट्यूब पे मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब का लिंक है वो बायो में है, ठीक है। अब पाकिस्तान इसके खिलाफ कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान इसके खिलाफ चला जाता है वर्ल्ड बैंक के पास में, रोता हुआ चला जाता है। वर्ल्ड बैंक भारत है ना बगलियार डैम बना रहा है, वो चिनाब रिवर है ना जो हमारे पास में आनी थी, भारत उस पर डैम बना रहा है। और चिनाब की एक सहायक रिवर है किशन गंगा, उस पर भी भारत है वो डैम बना रहा है। अब नुकसान ये है कि पानी हमारे पास में आएगा नहीं तो हम है ना कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे पास में तो चुल्लू भर पानी भी नहीं बचेगा, तो हम मरेंगे भी कैसे? मरने लायक भी पानी हमारे पास में नहीं बचेगा। वर्ल्ड बैंक आता है जांच करने के लिए, जांच करता है तो वर्ल्ड बैंक देखता है कि भारत है ना वो डैम बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है, पानी को रोक नहीं रहा है। जैसा ही कि सिंधु जल समझौते में लिखा था कि भारत इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, पानी को रोक नहीं सकता बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, तो भारत इसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। तो
वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान को, साले कुत्ते कमीने, ये तो क्या बकवास कर रहा है, भारत तो ये चीज़ कर ही नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक भारत के पास में आता है, भारत वर्ल्ड बैंक को धमकाता है कि तू किसकी बातों में आ रहा है, फालतू बातें क्यों कर रहा है मेरे साथ में आके। भारत वर्ल्ड बैंक को धमकाता है, वर्ल्ड बैंक जाके पाकिस्तान को धमकाता है कि तू फालतू बातें कर क्यों रहा है, ऐसा कह के पाकिस्तान को लट लगा देता है। पाकिस्तान रोता हुआ जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भाई क्या है, ये एक मान लो कि कोर्ट है, पूरे वर्ल्ड की कोर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझौते होते हैं कि किस तरीके से काम किया जाएगा, अगर कोई देश है वो मनमानी करता है इंटरनेशनली तो उसे कैसे रोका जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पर तय होती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये भी पाकिस्तान की बात को नकार देता है कि भारत है वो संधि के तहत ही काम कर रहा है, जैसा इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा है भारत उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, मन मर्जी से भारत कुछ भी नहीं कर रहा है। तो तू फालतू बातें मत कर, भारत अपने अधिकारों का प्रयोग ही कर रहा है, ये यहाँ पे मुद्दा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मुद्दा कहाँ तक चलता है और भविष्य में क्या किया जा सकता है। तो हमने अभी बैकग्राउंड में देखा था कि नेहरू जी ने तो मतलब मान लो कि एथिकल बंदे थे, इतना सोचा नहीं और ये समझौता कर लिया, परंतु आज के टाइम में आज की परिस्थितियाँ कैसी हैं इसके अकॉर्डिंग हमें फैसला लेना होगा। तो भारत है वो समय समय पर कहता है वर्ल्ड बैंक को और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कि भाई ये जो समझौता है ना इस पर हमें क्या करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। पुनः विचार क्यों करना चाहिए एक बात आप सोच के देखो, आपने कुआं खोदा है घर में और मैं आके आपको बोलूं कि भाई साहब इस कुएं का पानी तो मैं लूँगा, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, क्या आप एग्री करोगे? या मान लो कि आपके दादाजी ने पिताजी ने मेरे साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि भाई इस कुएं के पानी का उपयोग तू करेगा, फिर आपने कुआं खोदा, मैं पानी आके उसका उपयोग करने लग जाऊं और पानी का उपयोग भी कर रहा हूं, बदले में आपको धमकी भी दे रहा हूं कि मैं आपको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो आप सहन करोगे? आप नहीं करोगे। जैसे मैं कुएं का उपयोग करने आऊँगा आप मेरे को मना कर दोगे, भाई कुएं का उपयोग तेरे को नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो तुम हमारे पानी का उपयोग कर रहा है, उल्टा तो हमारे को मारे जा रहा है। तो हम बैल बुद्धि थोड़ी हैं ये हम बैल बुद्धि थोड़ी, हम पागल थोड़ी हैं कि कुएं का उपयोग भी करने देंगे साथ ही साथ में हम मार भी खाएंगे। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नेहरू जी ने किया होगा बट आज के टाइम में हम नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस वजह से भारत है वो समय समय पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास में जाता है और कहता है कि ये जो ट्रीटी है इसको आप वापस पुनर्विचार करो और ये ट्रीटी है वो वापस होनी चाहिए। अब ये मुद्दा चलता रहता है लंबे समय तक, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अब भारत है वो इसके खिलाफ क्या क्या तर्क देता है ये जो ट्रीटी है इसके खिलाफ भारत क्या क्या तर्क देता है। भारत सबसे पहला तर्क देता है कि ये जो संधि है ना इसका फायदा पाकिस्तान को ज़्यादा मिल रहा है, भारत को कम फायदा मिल रहा है। आप देखो 6 नदियाँ हैं, 6 में से 3 बड़ी नदियाँ, सिंधु नदी है उसमें इतना पानी है कि बाकी 5 नदियों में मिलाकर इतना पानी नहीं है, इंडस में इतना पानी है। और 6 में से 3 नदियों का पानी आप पाकिस्तान को दे रहे हो और 3 नदियों का पानी भारत में रह रहा है और 3 का भी भारत में रुक के थोड़ा ही रह रहा है। ये जो आप बात कर रहे हो सतलज का पानी आखिर में ये भी तो पाकिस्तान में ही जा रहा है ना, व्यास का पानी ये भी तो पाकिस्तान में जा रहा है, भारत में रुक का थोड़ा ही रह रहा है। तो नदियाँ भारत से निकल रही है और यूज पाकिस्तान कर रहा है, ये अलग ही मजे चल रहे हैं। तो भारत इसके खिलाफ बात करता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। अगर आपको खून बहाना है तो पानी नहीं बहेगा और पानी बहाना है तो खून नहीं बहेगा। ये जो हमारे भरोसे के तहत हमने बंटवारा किया था, ये हम एक इंसानियत के नाते किया था कि हम अच्छा कंट्री है, हम अच्छे देश हैं, हम अच्छे नागरिक हैं, इसके तहत हमने ये काम किया था। तुम उस भरोसे का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा पानी है उसका हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे अब हम बार बार कहते हैं कि क्या भारत इस समझौते के तहत बाहर आ सकता है? क्या भारत अपनी मर्जी से इस समझौते को ख़त्म कर सकता है? क्योंकि बार बार जब अटैक होता है तो सभी लोग कहते हैं कि भारत को पानी बंद कर देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसी भारत चाहे तो मनमर्जी तरीके से इसे बंद नहीं कर सकता है। मनमर्जी का मतलब क्या है? मनमर्जी का मतलब है कि कल को भारत उठा, सुबह उठा और बोला कि पाकिस्तान की ये संधि बंद कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए भारत को जाके बताना होगा इंटरनेशनल लेवल पे हम संधि क्यों कर रहे हैं, इस संधि को क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो भी करतूतें हैं वो जाके बतानी होगी, सारी चीज़ें वर्ल्ड स्तर पे जाके, इंटरनेशनल स्तर पे जाके बतानी होगी, तभी जाके हम इस जो ट्रीटी है इससे बाहर आ सकते हैं, इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। भारत ऐसे कोशिश भी कर रहा है परंतु अभी तक ये कोशिश है वो लागू नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमें देखने को मिलती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको अब ऑलमोस्ट जानकारी है कि ये ट्रीटी क्या है, क्यों लाई गई थी,
कब लाई गई थी, इसका फायदा भारत को क्या है, नुकसान क्या है, फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, क्यों इसको बंद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी इस आर्टिकल में डिस्कस किए हैं। अब आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। वैसे एक कहानी भी है ना, वो एक कविता है कि वो कहता है कि सिंधु की सिसकती धारा, जी के क्लासेस वेरी गुड मॉर्निंग। एक कविता है कि सिंधु की सिसकती धारा, पानी हमारा था मगर हक अधूरा निकला, हर कतरा जैसे कोई उधार का सिक्का निकला, जहां से नदियां चली वहीं पैसा रह गया, जिनके सूखे खेत थे उनके बरसात मिल गई। हमने दोस्ती में बहा दी नदियों की रवानी, उन्होंने जवाब में भेज दी बारूद की निशानी। नेहरू की कलम ने जो भरोसे में लिख दिया, हर पीढ़ी ने उसका मूल्य पानी से चुकाया। अब वक्त है कि धाराओं की दिशा बदल दी जाए, जो पानी अपना है उसे अपने खेत में लाया जाए। कोई बात नहीं, ये कविता है, इस पर काफ़ी अच्छी लिखी हुई कविता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये सारी आर्टिकल है। बेसिक से हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, 1960 में हुई थी। 6 नदियाँ हैं, 6 नदियाँ कौन कौन सी है, 3 ऊपर वाली है, ये मान लो सिंधु झेलम चेनाब, इसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। नीचे वाली 3 नदियाँ हैं सतलज रावी व्यास, इसका पानी है वो भारत को मिलेगा। ये इसमें पूरी बात की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात की गई, इसमें कोई वैसे नहीं है कि आपको समझ में ये आर्टिकल नहीं आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, भारत का बाह्य ऋण, इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है, इससे रिलेटेड हमारा अगला आर्टिकल होने वाला है। एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब होता है बाहरी ऋण। बाहरी ऋण भारत सरकार के द्वारा, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या जो ये निजी कंपनियां होती हैं प्राइवेट कंपनियां इनके द्वारा, या राज्य सरकारों के द्वारा, किसी के भी द्वारा जब बाहर के देशों से जो ऋण लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल डेप्ट, उसे बाहरी ऋण कहा जाता है। तो भारत का बाहरी ऋण यानी कि बाहर के देशों से, ये वर्ल्ड बैंक से हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से हो सकता है, IMF से हो सकता है, या फिर किसी देश से हो सकता है। ठीक है, एशियन बैंक से हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। बाहर के देशों से, बाहर की संस्थाओं से जो भी लोन लिया जाता है उसे एक्सटर्नल डेप्ट कहा जाता है। वह कर्ज जो भारत ने विदेशों से लिया है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, विदेशी सरकारों से, क्या कहलाता है, बाह्य ऋण कहलाता है। एक्सटर्नल डेप्ट टू रेफर मनी बोरोड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, कंट्री के बाहर से लिया गया ऋण क्या कहलाता है, कंट्री के बाहर से लिया गया ऋण है वो एक्सटर्नल डेप्ट कहलाता है। अब ये चर्चा में है क्यों और ये क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। मान लीजिए मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ये भारत है, ठीक है, भारत है वो आप हो, आपको पैसों की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। आपने पैसे कहाँ से लिए, मेरे पास से ले लिए, मेरे पास से आपने पैसे लिए, बदले में मैं क्या लूँगा, ब्याज लूँगा। आपने मेरे पास से जो पैसे लिए हैं ना वो किस में लिए, डॉलर में लिए हैं, बदले में आप मेरे को किस में दोगे पैसे, डॉलर में दोगे। डॉलर का अभी भाव क्या चल रहा है, डॉलर का अभी के टाइम में मान लेते हैं 80 रुपये बराबर 1 डॉलर, 80 रुपये बराबर 1 डॉलर है। अब आप मेरे पास से 5 साल के लिए ये लोन लेते हो, 5 साल के बाद में मैं आपके पास में आता हूँ वापस पैसे लेने के लिए। मैं कहता हूँ भाई मेरे ये पैसे तू वापस कर, आप वापस करिए। आप बोलोगे ठीक है पैसे वापस ले जाओ। पैसे कितने थे, 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे। उसके टाइम में 100 रुपये का क्या 1 डॉलर मिल रहा था, मतलब 100 रुपये में 1 डॉलर मिल रहा था, और आपने मेरे से 1000 रुपये लिए थे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे 1000 रुपये वापस करो, लेकिन अब डॉलर की प्राइस क्या हो गई है, 5 साल बाद में डॉलर की प्राइस होगी 200 रुपये हो गई है, डॉलर की प्राइस होगी 200 रुपये। आपको नुकसान है कि नहीं है, आपको नुकसान है कि नहीं है, नुकसान कैसे है, क्योंकि आपको है ना ये 200 डॉलर खरीदने पड़ेंगे। ये पहले है वो 100 रुपये में 1 डॉलर मिल रहा था, लेकिन अभी 200 रुपये में 1 डॉलर मिल रहा है, और अभी आपको ये डॉलर, पहले तो डॉलर खरीदना होगा, इसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। पहले 100 रुपये में जो डॉलर मिल रहा था अब 200 रुपये मिल रहा है, तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे 1 डॉलर के। वो आप कितने ये सारे डॉलर पे खरीदोगे मेरे से, मतलब 1000 डॉलर लाओगे, ठीक है, उसके बाद में मेरे को पे करोगे, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है। एक तो आपको ब्याज देना पड़ रहा है, पहला नुकसान हो रहा है। दूसरा डॉलर के भाव बढ़ गए तो वो भी नुकसान हो रहा है। तीसरा इससे नुकसान क्या होगा, तीसरा नुकसान ये होगा कि अगर आप कहीं किसी से लोन लेते हो, आप किसी से लोन लेते हो, मतलब आपके पास में पैसे कम हैं, तो बाहर के देश क्या सोचते हैं,
बाहर की जो भी संस्थाएं होती वो सोचती है कि आपके पास में पैसे कम हैं, इसी वजह से तो आप लोन ले रहे हो, तो वो आपकी रेटिंग होती है ना वो गिरा देती है। रेटिंग क्या होती है, बाहर में अलग अलग संस्थाएं होती है, जैसे कि मूडी क्या है, एक संस्था है, ये क्या रेटिंग देती है, अलग अलग देशों को रेटिंग देती है, इसे कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग। मैं आपको अलग से एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। कोई भी देश अगर बाहर से लोन लेता है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और किसी देश से लोन ले रहा है, उसके बदले में उस पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। ये ब्याज किस आधार पर लगता है, ये लगता है कि आप पर भरोसा कितना है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपका पूरे आसपास के एरिया में बहुत दबदबा है, मतलब आपका बहुत भरोसा है, तब अगर आप किसी से लोन लेने जाओगे ना तो सामने वाला आप पर ज़्यादा ब्याज नहीं मांगेगा। हो सकता है आपको बिना ब्याज के लोन दे या फिर बहुत कम ब्याज ले, क्योंकि सामने वाले को भरोसा है कि भाई ये बंदा है ना, ये बंदा तो लोन वापस चुका ही देगा, तो इससे है ना ज़्यादा ब्याज नहीं लेते हैं। साथ ही साथ में बिना कुछ गिरवी रखे हम इसको लोन दे देते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये अब ये आपको जिस आधार पर लोन मिला है, आपको मिला है भरोसे के आधार पर, कि आपका समाज में भरोसा अच्छा था, लोगों में भरोसा अच्छा था, इसकी वजह से आपको लोन मिल गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग काम करती है। रेटिंग क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग संस्थाएं होती है, जैसे कि एक संस्था है मूडीज नाम की एक संस्था है। ये क्या करती है, ये अलग अलग देशों को रेटिंग देती है। रेटिंग किस आधार पर देती है कि उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, वहाँ की GDP कैसी है, लोगों के पास में रोजगार कैसा है, क्या वो सरकार है वो भरोसेमंद है कि नहीं है, वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर मूडीज है वो उस देश को रेटिंग देती है। रेटिंग A दे सकती है, A++ दे सकती है, B दे सकती है, C दे सकती है, D दे सकती है। अगर किसी देश को D रेटिंग मिली है उसका मतलब उसकी स्थिति गरीब है, खराब है, वहाँ पर लोन मत दो। अगर किसी देश को D रेटिंग मिली है तो उसको लोन मत दो, क्योंकि वो लोन वापस नहीं चुका पाएगा। अगर आप उसको लोन दोगे तो वो आपके लोन के पैसे वो डूब जाएंगे। और अगर किसी को A++ रेटिंग मिली है, इसका मतलब है कि वो देश बहुत अच्छा है, वो देश समय पर आपका लोन वापस चुका देगा। अब किसी भी ये भी है किसी से लोन लेने जाएगा, और D वाला बंदा भी किसी से लोन लेने जाएगा, तो कोई भी है वो लोन किसको देगा, A वाले को देगा। क्यों देगा, क्योंकि A वाले की रेटिंग अच्छी है, A वाले का भरोसा अच्छा है। इस वजह से जो भी संस्थाएं होगी वो A वाले को कम पैसों में कम ब्याज दर पे लोन दे देगी, और D वाले को लोन नहीं देगी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, साथ में काफ़ी सारी चीज़ें वो गिरवी रखेगी। इसी वजह से अगर भारत बार बार किसी देश से लोन लेता है या बार बार बाहर के देशों से लोन लेता है, तो ये जो मूडी जो होती है ना, ये हमारी रेटिंग गिरा देती है कि भारत है वो तो लोन लेता फिरता है, तो भारत की रेटिंग हम कम कर देते हैं। इस वजह से क्या है कि भारत को अब जो लोन मिलेगा वो बहुत महंगा मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो बाहर से लोन लेने के नुकसान क्या है, पहला तो डॉलर के मुकाबले आपका रुपया वो सस्ता हो जाएगा। दूसरा, आपको जो ब्याज देना पड़ेगा उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी, क्योंकि डॉलर और रुपये में जो अंतर है वो बढ़ता रहता है। तीसरा, आपकी रेटिंग गिर सकती है, तो आगे आने वाले समय में आपको जो लोन है वो और महंगा मिलेगा। ये बात की जाती है किसमें, जब आप बाहर से लोन लेते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बाहर से लोन लेने का नुकसान क्या है। अब बात करते हैं भारत के लोन स्ट्रक्चर के बारे में, कि भारत ने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, किस प्रकार का लोन लिया, इसके बारे में बात करते हैं। अगर भारत के लोन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भारत ने कितना लोन लिया है, भारत ने अभी तक, आप मान लो हमारी जो GDP है ना, हमारी GDP का 18% हमने लोन लिया है। हमारी GDP का जो डेब्ट टू लोन रेशियो है वो कितना है, डेब्ट टू GDP रेशियो कितना प्रतिशत है, 18% है। यानी कि हमारी जितनी भी GDP, मान लो 100 रुपये हमारी GDP है, तो 18 रुपये है उस पर लोन के हैं। हमारी GDP का 18% है वो लोन है, यानी कि ये हमें रिपेमेंट करना होगा, वापस करना होगा, इतना बड़ा हमने लोन ले रखा है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये लोन कौन कौन से रुपये में लिया गया है। तो सर्वाधिक जो लोन हमने लिया है वो किस में लिया, अमेरिकन डॉलर में। अलग अलग जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया है, IMF से लिया है और किसी से लिया, सर्वाधिक जो लोन लिया गया है वो अमेरिकन डॉलर में लिया है। उसके बाद में जो लोन लिया गया है वो भारतीय रुपये में लिया है। अब आपको ये सवाल आएगा कि भाई हम ये बात तो समझ गए कि अमेरिकन डॉलर में भारत ने लोन लिया होगा, ये बात तो एग्री कर गए, क्योंकि ज़्यादातर देश है वो अमेरिकन डॉलर का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि भाई आपने अमेरिकन डॉलर में लोन लिया होगा। परंतु आप ये कह रहे हो कि भारतीय रुपये में, भारत की जो करेंसी होती है उसमें भी हमने लोन लिया है, तो कौन सा देश है जो हमें भारतीय करेंसी में लोन देगा। तो कुछ देश है जैसे कि रसिया है, वो भारतीय करेंसी को अलाउ करता है। जो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह है
वहाँ पर भी भारतीय करेंसी को अलाउ किया जाता है, तो उसमें जो लोन मिलता है वो भारतीय करेंसी में मिलता है। तो सर्वाधिक जो लोन है वो अमेरिकन डॉलर में है, उसके बाद में जो लोन है वो भारतीय रुपये में है, उसके बाद में जापानी येन है, SDR है। SDR क्या है? SDR IMF की करेंसी है। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वहाँ पर जो करेंसी यूज की जाती है उसे SDR कहा जाता है। ठीक है, इस करेंसी को याद रखना। तो ये लोन है। क्या ये हमें याद रखना है कि सर्वाधिक लोन किस में मिला है? जी हाँ, हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हमने लोन किस में ज़्यादा लिया है, क्योंकि प्रीलिम में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने सर्वाधिक लोन किस में लिया है, तो डॉलर में लिया है, उसके बाद में रुपये में है। नहीं तो क्या आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ये रुपये वाला ये गलत करके आ जाओगे। अगर प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेटमेंट बना के 4 स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछा कि भारत के द्वारा सर्वाधिक लोन है वो कौन सी करेंसी में लिया गया है, तो आप डॉलर को सही करोगी। बट यहाँ पे अगर रुपये लिखा होगा तो आप गलत कर दोगी, क्योंकि आपको लगेगा यार रुपये में भारत कैसे लोन ले सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। या फिर उल्टा तुक्का भी हो सकता है कि हाँ यार भारत ने रुपयों में लोन ज़्यादा लिया होगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, फर्स्ट नंबर पर अमेरिकन डॉलर है, सेकंड नंबर पे है वो भारतीय रुपये है, बाकी सब चलते रहते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा लोन है वो किसके द्वारा लिया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो लोन लिया गया है, ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, इनके द्वारा सर्वाधिक लोन लिया गया है। निजी जो कंपनियां होती हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, इनके द्वारा सर्वाधिक लोन लिया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा ओनली 22% लोन लिया गया है। तो सर्वाधिक लोन किसने लिया है? जो गैर वित्तीय कंपनियां होती हैं, जो सरकारी कंपनियां नहीं है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके द्वारा सर्वाधिक लोन लिया गया है। अब सर्वाधिक किस में लिया गया है? तो वो लोन के रूप में लिया गया है। और किस किस रूप में ले सकते हैं? हम किसी देश से करेंसी भी ले सकते हैं, हम किसी देश से डिपॉजिट भी ले सकते हैं, पर सर्वाधिक जो हमने लिया है वो लोन ही लिया है। हमने जो डेप्ट लेते हैं वो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, डायरेक्ट उनसे करेंसी भी ले सकते हैं, डायरेक्ट उनसे क्या बोलते हैं डिपॉजिट भी ले सकते हैं, और भी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक हमने क्या लिया? तो सर्वाधिक हमने लोन ही लिया है। ठीक है, सर्वाधिक हमने क्या लिया? तो सर्वाधिक हमने लोन ही लिया है। ये चीज़ याद रहेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा लोन लेने के खतरे क्या हो सकते हैं? हमने देखा था कि मुद्रा विनिमय का जोखिम, यानी कि भारतीय जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा, इससे इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। अगर भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाएगा और भारत अगर बाहर से लोन लेगा तो दूसरे देश है जिसको इन्वेस्ट करना होगा, मान लीजिए कि टेस्ला को भारत में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या सोचेगा, यार भारत की स्थिति सही नहीं है, भारत बाहर के देशों से लोन लेता फिरता है, मतलब हम भारत में नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत तो कभी भी ख़त्म हो सकता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट पर भी फर्क पड़ता है। इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई भी बढ़ सकती है। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ब्याज, हम लोन लेंगे तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज दर बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी जीडीपी पर असर पड़ेगा, हमारी जीडीपी पर अगर असर पड़ेगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में महंगाई भी बढ़ जाए। ये भी हमें फ़र्क देखने को मिल पड़ सकता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर असर पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? भुगतान संतुलन, उस पर भी हमें असर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर से लोन लेने के ये सारे खतरे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा भारत का कौशल परिदृश्य, इंडिया का स्किल है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्किल लैंडस्केप के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? भारत का कौशल परिदृश्य, इंडिया का स्किल लैंडस्केप के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है ये स्किल लैंडस्केप? ये एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ये रिपोर्ट जारी की जाती है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मिनिस्ट्री है ना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। भारत का कौशल परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। भारत की कौशल विकास परिदृश्य रिपोर्ट, भारत का कौशल विकास परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। यहाँ पे ये शब्द याद रखना, कौशल, तो यहाँ पे कौशल, ठीक है, कौशल कौशल को लिंक करके आप उत्तर निकालने की कोशिश करना। भारत का कौशल विकास परिदृश्य, भारत का कौशल परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इस चीज़ को याद रखना, भूलना मत इस चीज़ को। बस इतना याद रखना, बाकी चीज़ें याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इतनी याद रखना कि भारत का कौशल परिदृश्य किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौशल और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बाकी चीज़ें याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बट बाकी इसमें क्या क्या बातें की गई है? बाकी जो ये आर्टिकल है इसमें सिंपल सी बातें की गई है कि भारत में स्किल की कमी है, स्किल जैसी चाहिए, जैसे कि आपको है ना एक कंपनी में काम करना है और वहाँ पे जाके आपको सिलाई का काम करना है, ठीक है, सिलाई का काम करना है, परंतु आपने क्या, आप पढ़ के जा रहे हो, आपको सिलाई तो आती नहीं है। किताबों में तो आपने पढ़ लिया कि सिलाई कैसे करनी है,
परंतु प्रैक्टिकल आपको सिलाई करना आता भी नहीं है, तो क्या कंपनी वाला आपको जॉब देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज आपको सिलाई करना आता नहीं है, आपने केवल किताबों में पढ़ा है, तो ये आपको नुकसान कर जाएगा। इस वजह से भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है ये नौकरियों से मैच ही नहीं करती है। जैसी इंडस्ट्रीज को डिमांड होती है वैसा भारत में एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सिखाते, हम केवल किताबी चीज़ें सिखाते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो स्किल है वो मिसमैच है। यहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हो। मेंस में अगर कोई लिखना हो कि भारत में रोजगार जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, तो रोजगार जनरेट इसी वजह से नहीं हो रहा है कि स्किल है वो मिसमैच है। जैसी स्किल की आवश्यकता होती है, जैसे कौशल की आवश्यकता होती है, वैसा कौशल का अभाव है। हमारे पास में ऐसा कौशल नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ऐसे कौशल के अभाव के कारण स्किल है वो मिसमैच हो जाती है और इसी वजह से भारत में नौकरियों का अभाव है, रोजगार है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं तो वो भी छोटे छोटे काम करते रहते हैं। साथ ही साथ में ब्रेन ड्रेन की समस्या भी देखने को मिलती है। ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है? इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। सुंदर पिचाई है वो भारत का था, आज गूगल में काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का ब्रेन ड्रेन है। इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बाहर के देशों में चले जाते हैं काम के लिए। ये भी समस्या देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में है। लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं, उनकी रथ यात्रा भी आयोजित होगी, इसी वजह से ये मुद्दा है वो चर्चा में है। जगन्नाथ रथ यात्रा है, यह भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। एक वर्ष में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। कहाँ पर मनाया जाता है? पूरी ओडिशा में मनाया जाता है। इट इज़ अ मेजर एनुअल हिंदू फेस्टिवल हेल्ड इन द सिटी ऑफ पुरी, ओडिशा। ओडिशा में ये सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष है वो ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। इसमें कौन कौन से देव है वो शामिल होते हैं? एक तो भगवान जगन्नाथ जी शामिल होते हैं, फिर इनके भाई बालभद्र, फिर इनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों रथ में सवार होते हैं। फिर इस रथ की एक परिदर्शना निकाली जाती है। रथ है वो जगन्नाथ मंदिर से स्टार्ट होता है। रथ की जो यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे जाते जाते एक मंदिर है, कौन सा? गुड़ीचा मंदिर, यहाँ तक जाता है। देखो क्या है ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्या है? भगवान जगन्नाथ जी, इनकी बहन कौन सा है? सुभद्रा, इनका भाई बलभद्र, इन तीनों को रथ में बनाया जाता है। इन तीनों को रथ में बिठाया जाता है। रथ की जो यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ पर मान लो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ से रथ की यात्रा प्रारंभ होती है, चलती जाती आगे, आगे जाते जाते यहाँ पे एक मंदिर है, कौन सा? गुड़ीचा मंदिर। तो ये गुड़ीचा मंदिर तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जगन्नाथ जी के मंदिर से स्टार्ट होती है, गुड़ीचा मंदिर तक जाती है। कौन कौन बैठते हैं इसमें? भगवान जगन्नाथ जी बैठते हैं, इनके भाई बालभद्र बैठते हैं, इनकी बहन सुभद्रा बैठती है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये त्यौहार? ये त्यौहार है वो हर वर्ष आषाढ़ महीने में, हर वर्ष है वो आषाढ़ माह में मनाया जाता है। कौन से महीने में? हर वर्ष है वो आषाढ़ माह में मनाया जाता है। मान लो आप जून और जुलाई में, जून और जुलाई के बीच में इस त्यौहार को हर वर्ष है वो सेलिब्रेट किया जाता है। द जर्नी इज स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पल ऑफ गुड़ीचा। जर्नी जगन्नाथ टेम्पल से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? गुड़ीचा टेम्पल तक। द फेस्टिवल बिगिनिंग्स सेकेंड डे ऑफ द, ये कौन सा? आषाढ़ माह, जून और जुलाई, जून और जुलाई के बीच में ये जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है। ठीक है, रथ की यात्रा वापसी कब आता है? अब ये गुड़ीचा मंदिर तक तो चला गया रथ, यहाँ पे जाके भगवान जगन्नाथ जी को बिठाया जाएगा। फिर ये वापस कब आएगा? तो ये वापस आएगा एक सप्ताह के बाद में। एक सप्ताह के बाद में पुनः वापस आते हैं। इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। जब ये यात्रा वापस आती जाती है तब इसे जगन्नाथ यात्रा कहा जाता है। जब ये वापस आती है तो इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। ठीक है, वापस कब आती? एक सप्ताह के बाद में मंदिर में वापस प्रवेश करते हैं, इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? ये भक्ति, समर्पण और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस दौरान लाखों हिंदू है वो एक होते हैं, एकत्रित होते हैं। जातिवाद से हटके सारी जातियों के लोग, सारे मतलब मान लो किसी भी जाति के, चाहे ऊंचे हो नीच कुछ भी हो, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये भक्ति का समर्पित है, ये भक्ति का प्रतीक है, ये समर्पण का प्रतीक है, ये सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, लाखों भक्तजन इसमें शामिल होते हैं, हिंदू भी होते हैं और साथ ही साथ में बाहर जो हिंदू रह रहे हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें। ठीक है जी, याद रहेगा ये आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम के बारे में। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम, दो चीज़ें याद रखना है इस आर्टिकल की।
आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है? मुस्कान यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आर्टिकल जो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? 2 लाइन में याद रखना इसको। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है जो अधिकारी होते हैं, मान लीजिए सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर वगैरह है, एसडीएम वगैरह है, या फिर पुलिस है, या और कोई अधिकारी है, इनका जो काम करने का तरीका होता है, इनके काम करने के तरीके में सुधार करना, ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर इनके काम करने के तरीके में सुधार करने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है? जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, उनके काम करने के तरीके में सुधार लाने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इतना बस याद रखना। टू बिल्ड ए cadre of highly motivated officer change makers of the grassroots transformation, जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, काम करने के तरीके में सुधार करने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके काम करने के तरीके में सुधार करने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब ये सारी चीज़ें काम की है नहीं, कितने लोगों को ट्रेन किया जाएगा, किस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा, ये चीज़ें काम की नहीं है। आप केवल एक चीज़ याद रखना, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो ग्रामीण स्तर पे जाके जो ग्रास रूट लेवल होता है वहाँ पर जाके अच्छा काम कर सके, प्रैक्टिकल में अच्छा काम कर सकते, उनका काम करने का जो तरीका है उसमें सुधार लाने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना, नहीं भूलोगे ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी हमने बात की थी, भारत है वो बाहर से चीज़ें है वो मंगवाता है, ठीक है, बाहर से लोन लेता है, इसकी वजह से भारत को नुकसान होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी नुकसान होता है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत ये चालू खाता घाटा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है इसमें जो फैक्ट एंड फिगर दिए गए हैं इनको डेली ट्रैक करने मत बैठना, क्योंकि हो सकता है 2 महीने बाद में फिर न्यूज़ में आए, फिर कोई फिगर आई। एक साल में एक बार पढ़ना है, सारी चीज़ों को एक बार में समझ लेना है, एक बार देख लेना था कि भारत का चालू खाता घाटा डेफिसिट में है या सरप्लस है, क्या स्थिति है, क्या फ़र्क है, एक बार बैठ के इसको ख़त्म करना है। इकोनॉमी का टॉपिक है, एक बार बैठ के निपटा दो, ठीक है जी। समझते हैं चालू खाता घाटा होता क्या है। सबसे पहले एक वर्ड आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, जिसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन भी कहते हैं, जिसको हम भुगतान संतुलन भी कहते हैं। क्या होता है ये भुगतान संतुलन? भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें 2 चीज़ें आती है। पहली कौन सी आती है? एक आती करंट अकाउंट, एक आता है करंट अकाउंट आता है, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, 2 चीज़ें हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, 2 चीज़ें हैं। पहली है करंट अकाउंट, दूसरी है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को हम कहते हैं चालू खाता, चालू खाता कहते हैं करंट अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट को हम कहते हैं पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पूंजी खाता कहते हैं। एक को कहते हैं हम करंट अकाउंट, दूसरों को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। चालू खाता, पूंजी खाता। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? ये है भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। चालू खाता में क्या क्या चीज़ें होती है? चालू खाता में आप मान लो एक होता है विजिबल गुड, विजिबल गुड, दूसरा होता है इनविजिबल गुड, इनविजिबल गुड। विजिबल गुड क्या होते हैं? विजिबल जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे गुड, ऐसा चीज़ें जो दिखाई दे रही है उसे कहा जाता है विजिबल गुड। इनविजिबल गुड में जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब विजिबल गुड कौन कौन से? जैसे कि तेल हो गया, ऑयल हमसे बाहर से मंगवा रहे हैं, ये क्या है? ये विजिबल गुड हो गया। सोना, गोल्ड है वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ये क्या है? विजिबल गुड है। कोयला हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ये क्या है? विजिबल गुड है। दूसरा होता है इनविजिबल गुड। इनविजिबल गुड यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि सर्विस, जैसे कि सर्विस है, इनविजिबल गुड है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि आप मान लो कि ट्रांसफ़र, अभी ट्रांसफ़र क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रांसफ़र क्या होता है। जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया, जैसे कि इनकम हो गया, जैसे कि इनकम हो गया, ठीक है। इनविजिबल में 3 है, क्या क्या है? सर्विस है, ट्रांसफ़र है,
इनकम है। विजिबल में क्रूड ऑयल हो सकता है, सोना हो सकता है, कोयला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी स्लाइड लेते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं। चालू खाता घाटे के बारे में बात करें, चालू खाते के बारे में बात करें, करंट अकाउंट के बारे में बात करें, इसमें एक होता है विजिबल, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल यानी कि अदृश्य। विजिबल यानी दृश्य, विजिबल में यानी कि दृश्य में हमने बात की थी, जो दिखाई देता है उसमें तेल दिखाई देता है, कोयला दिखाई देता है, सोना दिखाई देता है, उसके बारे में बात की थी। इनविजिबल में हमने बात की थी सर्विस यानी कि सेवा, सेवा दिखाई थोड़ी देती है। मान लीजिए आप मोबाइल से किसी को सेवा दे रहे हो, दिखाई थोड़ी दे रहे हो, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा ना, ये इनविजिबल है। साथ ही साथ में ट्रांसफर, ये ट्रांसफर किसी को दिखाई थोड़ी दे रहा है कि मतलब ये ऑनलाइन चल रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ में इनकम, आय, जो इनकम है वो दिखाई नहीं दे रही। अब पैसे तो दिखाई दे रहे हैं बट इनकम दिखाई नहीं दे रही है। आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो पैसे दिखाई दे रहे हैं, इनकम दिखाई नहीं दे रही है। ये आते हैं इनविजिबल में, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, चालू खाते घाटे में मतलब क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि कितने पैसे हैं वो भारत में आ रहे हैं, कितने पैसे भारत से जा रहे हैं, यानी कि कितनी चीज़ें भारत है वो मंगवा रहा है, कितनी चीज़ें भारत भेज रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर निकाला जाता है। इंपोर्ट, यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है चालू खाता। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, चालू खाता कहा जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमारा है करंट अकाउंट, इसमें एक है विजिबल, दूसरा है इनविजिबल। यहाँ पे लिखते हैं आई वी, इनविजिबल, ठीक है। आई का मतलब है विजिबल, वी का मतलब है विजिबल और आई वी का मतलब है इनविजिबल। अब यहाँ पे है कि ये करंट अकाउंट है, भारत है वो कितनी चीज़ें मंगवाता है और कितनी चीज़ें बाहर भेजता है। तो ये जो विजिबल होता है ना, इसमें भारत हमेशा घाटे में रहता है, इसमें भारत हमेशा घाटे में रहता है। घाटे में क्यों रहता है, भारत चीज़ें मंगवाता ज़्यादा है, भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। भारत बाहर के देशों से चीज़ें मंगवाता ज़्यादा है और भेजता कम है। क्या क्या चीज़ें मंगवाता है, कितना मात्रा में हम तेल मंगवाते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो कारण है ना कि हम घाटे में क्यों हैं, क्योंकि हम तेल बड़ी मात्रा में मंगवाते हैं। क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल उसको भारत बड़ी मात्रा में मंगवाता है, तो इस वजह से हम घाटे में। तो चालू खाता में जो विजिबल होता है उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है तेल वगैरह होता है, तेल है, सोना है, जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं और ज़्यादा मंगवाते हैं, तो इस वजह से हमारा घाटा होता है। चालू खाते में जो विजिबल है उसमें हम घाटे में हैं। उसके बाद में आते हैं इनविजिबल में। इनविजिबल में क्या आता है, सर्विस। सर्विस में हम घाटे में नहीं, फायदे में हैं। फायदे में क्यों, हम आईटी सर्विस देते हैं। हमारे देश के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो अमेरिका की कंपनियों को कॉलिंग की सुविधा देते हैं। आपने देखा होगा बेंगलोर है, गुड़गांव है, नोएडा है, ये हब बने हुए हैं। यहाँ से लाखों लोग हैं वो अमेरिका की कंपनियों को, इंग्लैंड की कंपनियों को कॉलिंग की सुविधा देते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार की सर्विस है। तो सर्विस में हम कैसे हैं, सर्विस से हम है वो घाटे में नहीं है, सरप्लस है, यानी कि हम फायदे में, नुकसान में नहीं है। सर्विस के बाद में आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके पिताजी, आपकी माताजी अमेरिका में रह रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। काम करने के बाद में उनके पास में जो पैसे बचेंगे वो भारत में बेचेंगे। उनके पास में जो भी पैसे बचेंगे वो भारत में रेमिटेंस के रूप में भेजेंगे। अभी जो रेमिटेंस के रूप में भारत में पैसे आ रहे हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, ये एक प्रकार के इनविजिबल भी है और ये ट्रांसफ़र भी है। ट्रांसफ़र मतलब उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो इसमें क्या है, इसमें भी हम सरप्लस है, यानी कि रेमिटेंस है वो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, नंबर 1 आता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है वो भारत में ही आता है। तो हम सर्विस में भी सरप्लस है, हम रेमिटेंस में भी सरप्लस है। रेमिटेंस के बाद में बात करते हैं गिफ्ट और डोनेशन। भारत को बड़ी मात्रा में गिफ्ट और डोनेशन मिलता है, इसमें भी हम सरप्लस है। तो विजिबल में हम कैसे थे, घाटे में थे। इनविजिबल में आई तो सर्विस में भी हम प्लस में हैं, सर्विस भी हमारे लिए अच्छी है। साथ ही साथ में बात करें डोनेशन रेमिटेंस में, इसमें भी हम सरप्लस है, इसमें भी हम घाटे में नहीं है। और इसके बाद में आता है इनकम। इनकम मतलब, इनकम में आप देख सकते हो प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, हमने जो भी बाहर इन्वेस्ट किया था उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारे पास में आता है। साथ ही साथ में हमने जो बाहर लोन दिया था उसमें जो हम ब्याज कमा रही वो भी हमारे प्रॉफिट में होता है। साथ ही साथ में हमारा डिविडेंड, हमने किसी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट किया था उसमें जो डिविडेंड आता है वो भी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट में होता है। तो इसमें भी हम प्रॉफिट में हैं, इसमें भी हम प्रॉफिट में हैं। तो अगर पूरा चालू खाता घाटा निकाला जाए, पूरा चालू खाता घाटा निकाला जाए, तो चालू खाता में विजिबल में हम माइनस में हैं, विजिबल में हम माइनस में हैं, इनविजिबल में हम प्लस में हैं। मान लीजिए विजिबल में हमारे पास में 100 रुपये का घाटा है, विजिबल में हमारे पास में 100 रुपये का घाटा है, यानी कि 100 रुपये की हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं,
इसके बदले में 10 रुपये की एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा घाटा कितना हो गया, 90 रुपये का हो गया। 100 रुपये की चीज़ें मंगवाते हैं, 10 रुपये की चीज़ें भेजते हैं, 90 रुपये का हमारा यहाँ पे घाटा हो गया है। बात करें इनविजिबल में सर्विस, ट्रांसफ़र और इंटरेस्ट, इन तीनों को मिला के हमारा फ़ायदा कितना है, हमारा फ़ायदा है वो 80 रुपये है। तो अब 90 में से आप 80 घटा दो, माइनस 10 रुपये हैं, वो अभी भी हम घाटे में यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूं, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, भुगतान संतुलन की बात कर रहे हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है चालू खाता उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें दो चीज़ें हैं, एक है करंट अकाउंट चालू खाता, एक है कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। चालू खाता में हम घाटे में हैं, ये जो चालू खाता होता है इसमें हम घाटे में, माइनस में। घाटे में क्यों है, क्योंकि हम चीज़ों को मंगवाते ज़्यादा है, भेजते कम है। मंगवाते ज़्यादा है, भेजते कम है, इस वजह से हमें क्या कह रहे हैं, हम इसमें घाटे में हैं। क्योंकि हम चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगवाते हैं, तेल इतनी ज़्यादा मात्रा में मंगवाते हैं कि बाकी चीज़ें हम फायदे में होते हुए भी इसको कवर नहीं कर सकते हैं। तेल के कारण हम इतने बड़े घाटे में हैं, यानी कि इतने ज़्यादा हमारे पास में घाटा है कि बाकी चीज़ें सरप्लस होते हुए भी हम इस घाटे को पूरा नहीं कर पाते हैं। बात करें पूंजी खाते की, पूंजी खाते में क्या क्या आता है। पूंजी खाते में सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। पूंजी खाते में सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बाहर की कंपनियां होती है वो भारत में FDI और FPI के तहत इन्वेस्ट करती है। बाहर की कंपनियां होती है वो भारत में FDI के रूप में इन्वेस्ट करती है, साथ ही साथ में FPI के रूप में भी इन्वेस्ट करती है। FPI मतलब छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना, FDI मतलब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। तो ये भी हम फायदे में है। साथ ही साथ में दूसरा इसमें होता है ऋण लेना, लोन। भारत है वो बाहर के देशों से लोन भी लेता है, तो भारत को लोन भी बड़ी मात्रा में मिलता है। उसके बाद में होती है बैंक की डिपॉजिट। उसके बाद में क्या होती है, बैंक की डिपॉजिट, यानी कि कई देशों के लोग होते हैं वो भारत में डिपॉजिट भी करते हैं। तो अगर टोटल ओवरऑल हम पूंजी खाते की बात करें तो इसमें हम फायदे में, सरप्लस है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक मान लो, एक फिर से समझाता हूँ, एक तराजू है, इसमें एक इसका पलड़ा है, ये इसका दूसरा पलड़ा है। ये मान लो आप पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, ये आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट है। एक दूसरा है कैपिटल अकाउंट, दो पलड़े हैं। इस पलड़े का, इस तराजू का नाम क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें भी दो पलड़े हैं। इसमें एक है विजिबल गुड है, एक है इनविजिबल गुड। परंतु ये विजिबल गुड का जो भार है वो इतना ज़्यादा है कि इनविजिबल में आपने 2 किलो भी रख दिए, ये ऊपर नहीं उठ रहा है। विजिबल गुड का भार इतना ज़्यादा है, इसमें 10 किलो रख दिया आपने, यानी कि विजिबल गुड में हमारा घाटा इतना ज़्यादा है कि इनविजिबल में हम कितने भी पैसे रखें ये ऊपर उठ ही नहीं रहा है। इतना बड़ा घाटा है, आपने इतना बड़ा खड्डा खोद दिया है कि हम इसकी भरपाई कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना गहरा खड्डा खोद दिया है, हम कितने भी मिट्टी डालें इसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इनविजिबल है वो इसकी भरपाई कर नहीं पाता है। विजिबल मतलब हमने तेल वगैरह इतनी मात्रा में मंगवाते हैं कि इनविजिबल से हमारे पास में कितने भी पैसे आ जाए हम इसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये जो हमारा करंट अकाउंट है, ये इसका जो पलड़ा है वो हमेशा घाटे में रहता है। करंट अकाउंट का जो पलड़ा है वो हमेशा घाटे में रहता है। अगर कैपिटल अकाउंट के पलड़े की बात करें तो वो हमेशा सरप्लस में रहता है, यानी कि ये फायदे में रहता है। अगर दोनों के बीच की बात करें, करंट और दोनों कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वो हमेशा इक्वल रहता है, ना ज़्यादा घाटे में रहता है ना ज़्यादा नुकसान में रहता है। समझ में आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि भारत कितनी चीज़ें बाहर से मंगवा रहा है, कितनी चीज़ें बाहर भेज रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। कितने पैसे भारत में आ रहे हैं और कितने पैसे भारत में जा रहे हैं, इन दोनों का जो अंतर होगा उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में है इसका मतलब भारत की स्थिति सही नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा घाटे में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा सरप्लस होना चाहिए। अगर सरप्लस है तो अच्छा है, और सरप्लस नहीं है, घाटे में है, तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर ये घाटे में है तो इसको फायदे में कैसे लाया जा सकता है। मतलब मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो माइनस है, यानी कि घाटे में है, तो इसको सरप्लस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट को कम करो, जितना हो सके इतना एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में नहीं रहेगा, फायदे में आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, इंपोर्ट को कम करो। हम जो तेल वगैरह खरीद रहे हैं इसके इंपोर्ट को कम करो, इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। सोने के इंपोर्ट को कम करो, सोना भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में मंगाई कि तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट है
या तो सरप्लस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, घाटे में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा घाटे में नहीं होना चाहिए। जो चालू खाते घाटे के बारे में हमने बात की थी, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में क्या होता है कि एक देश से दुनिया देश में कितनी चीज़ें वो सामान आ रही है। हमने देखा था इसमें वस्तुएं होती है, सर्विस होती है, आय होती है, ट्रांसफर होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखा था। और ये आपका एक टॉपिक है, इसको ध्यान से याद करने की, समझने की कोशिश करना। नहीं समझोगे, यूपीएससी में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि चालू खाता घाटा क्या होता है। चालू खाता घाटा मतलब भारत है वो कितनी चीज़ें मंगवा रहा है और कितनी चीज़ें भेज रहा है, इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर है वो चालू खाता घाटा कहलाता है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाता घाटा भी आ जाएगा और पूंजी खाता घाटा भी आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। याद रहेगा? ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है पर एंड पॉलीफ्लोराइड सब्सटेंस के बारे में। पर एंड पॉलीफ्लोरिकली सब्सटेंस, जिसे हम कह सकते हैं PFAS। PFAS क्या होते हैं? PFAS एक प्रकार की, आप मान लो केमिकल बॉन्ड है। PFAS एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है, मतलब एक रासायनिक बंध है। रासायनिक बॉन्ड मतलब जैसे हाथ ये जुड़े हुए हैं ना, वैसे एक प्रकार का रासायनिक बंध है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब ये इतना मजबूत होता है कि ये रासायनिक बॉन्ड इतना आसानी से टूटता नहीं है। पर एंड पॉलीफ्लोरोक्ली सब्सटेंस, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत होता है, पॉलीफ्लोरोक्ली सब्सटेंस, इसे PFAS के नाम से जाना जाता है। PFAS क्या होता है? ये एक प्रकार का रासायनिक बंध है, एक प्रकार का रासायनिक बॉन्ड है, कार्बनिक बॉन्ड है, जो आसानी से टूटता नहीं है। कौन कौन से तत्वों के बीच का बॉन्ड है? एक होता है इसमें कार्बन, दूसरा होता है फ्लोरीन। कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है जो आसानी से टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? ये जो पर एंड पॉलीफ्लोरोक्ली जो एसिड होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है PFAS के नाम से याद रखना। PFAS है ना, इसका बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि आसानी से टूटता नहीं है। इसकी वजह से आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो? नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं जो गर्म नहीं होते कुकवेयर, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हो। फूड पैकेजिंग में इनका उपयोग कर सकते हो, साथ ही साथ में कपड़े बनाने में इसका उपयोग कर सकते हो, पेंट बनाने में इसका उपयोग कर सकते हो, फोम में इसका उपयोग कर सकते हो। नुकसान क्या होता है? ये एक बहुत मजबूत होता है, PFAS मजबूत बॉन्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है, लंबे समय तक ये हवा में रहता है, इस वजह से ये नुकसानदायक हो सकता है। लंबे समय तक वातावरण में रहेगा तो बायो एक्यूमुलेशन होगा और लंबे समय तक इस शरीर में जमा होता जाएगा तो नुकसान कर जाएगा। PFAS क्या है? PFAS कार्बन और फ्लोरीन के बीच में एक रासायनिक बॉन्ड है। ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं है, लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है, इसलिए नुकसानदायक भी होता है। फायदे ये है कि कुकवेयर में इसका उपयोग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में, कपड़ों में, पेंट में, फोम में इसका यूज किया जा सकता है। तो PFAS के बारे में ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। क्या है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी? वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी है ना, ये अभी कहाँ पर स्थित है? ये चिली में स्थित है। चिली एक देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर स्थित है। क्या काम करती है? ये ब्रह्मांड की तस्वीरें निकालती है। वेरा श्री रूबिन ऑब्जर्वेटरी क्या काम करती है? ब्रह्मांड की तस्वीरें निकालती है, ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करती है। तो वेरा श्री ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? चिल्ली में। वेरा श्री ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? चिल्ली में। एक लाइन याद रखना, चिल्ली में है और ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करती है, उसकी तस्वीरें निकालने का काम करती है। इतनी चीज़ें याद रखना, 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। वेरा श्री रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? चिल्ली में है। क्या काम करती है? ब्रह्मांड की तस्वीरें निकालती है, ठीक है, और 10 साल तक ये काम करेगी। इतनी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है IBAT। IBAT मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। IBAT मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल के बारे में। इंटीग्रेटेड बायो असेसमेंट टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड बायो असेसमेंट टूल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये IBAT? IBAT को अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, IBAT को अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, इसका मतलब है कि यह जैव विविधता के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी होती है ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीव, कितनी मात्रा में जीव पाए जाते हैं, एक स्थान पे कितने जीव पाए जा रहे हैं। तो ये जो IBAT है
ये जैव विविधता का डाटा देता है कि भारत में इतने जीव पाए जा रहे हैं, इस प्रजाति के इतने जीव पाए जा रहे हैं। तो IBAT को अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि इसका काम क्या है, इसका काम है डेटा देना। इसका काम है वो डेटा देना। किसके डेटा देना? जीवों का डेटा देना। कौन से जीव है वो कितने पाए जा रहे हैं, कितने जीव है वो संकट में है, कितने जीव वो खत्म हो सकते हैं, कितने जीवों की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिला, इसके बारे में जो डेटा देना होता है वो काम होता है IBAT का, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल। ये इसकी फुल फॉर्म है। IBAT का काम क्या है? डेटा देना। किसका डेटा देना? बायोडाइवर्सिटी का डेटा देना। अब इसको किस किस के हेल्प से ये काम करता है? ये जो काम करता है ना, ये इसके चारों की सहायता से काम करता है। किस किस से? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की सहायता से काम करता है, कन्वर्जेशन इंटरनेशनल की सहायता से काम करता है, IUCN की सहायता से काम करता है और यूनेप की सहायता से काम करता है। ये चार है, इनकी सहायता से मिलकर काम करता है। IBAT क्या है, किसकी सहायता से काम करता है? दो चीजें इसमें याद रखना। IBAT क्या है? IBAT एक संस्था है। क्या काम करती है? ये डेटा देने का काम करती है। किसकी डेटा देती है? डेटा देती है जैव विविधता की। वर्ल्ड में कितनी बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती है उसकी जानकारी देने का काम है वो IBAT का है। चार संस्थाओं के मिलकर काम करती है। कौन कौन सी चार संस्था है? एक तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरी है कन्वर्जेशन इंटरनेशनल, तीसरी IUCN, चौथी है यूनेप। इन चारों के साथ मिलकर ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये जानकारी आप IBAT के बारे में याद रखना, भूलना मत IBAT की ये जानकारी। नेक्स्ट आर्टिकल है जेली फिश के बारे में। जेली फिश क्या होती है? जेली फिश एक कोरल है, एक एनोमनी जैसी है। कोरल है, एक एनोमनी है, एक प्रकार की मछली है। ठीक है, एक प्रकार की मछली है। जेली फिश एक प्रकार की मछली है। इसमें रीढ़ की हड्डी वो होती नहीं है। जेली फिश मान लो एक प्रकार की छोटी मछली है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब आप इसके शरीर की जो हड्डियां वगैरह होती हैं, जो भी इसकी जो हड्डियां मांस वगैरह होती है उसको देख सकते हो, जेली जैसी होती है। जेली कैसे? लचीली होती है, मतलब ऐसे आप हाथ में लगाओगे तो आपको अजीब तरीके की दिखाई देगी। साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंट होती है, हड्डियां इसमें होती नहीं है, लचीले टाइप की होती है। ठीक है, एक प्रकार का इसे कोरल भी मान सकते हो, एनीमोनी भी मान सकते हो। महासागर में दिखाई देती है। महासागर में भी कहाँ पर? ट्रॉपिकल और आर्कटिक तक दिखाई देती है। बहुत बड़े क्षेत्र में ये देखने को मिल जाती है। रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं है, जैसे धाराएं बहती रहती है उसके साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है। 90% इसका शरीर है उसमें पानी भरा होता है, पूरी तरह से पानी में घुली हुई होती है और इसका 95% हिस्सा है वो पानी का बना हुआ होता है। कोशिकाएं होती हैं, हड्डियां इसमें नहीं होती है। बहुत कम ऑक्सीजन होता है, वहां पर भी ये जिंदा रह सकती है। तो जेली फिश के बारे में ये आप जो चीज़ें हैं वो याद रखना। जेली फिश क्या है? बिना हड्डी की है, पानी इसमें ज़्यादा रहता है, पानी में रहती है, कहीं पर भी रह सकती है, ऑक्सीजन कम में भी सर्वाइव कर सकती है। अचानक अगर जेली फिश होती है उसकी मात्रा बढ़ जाए तो इसे कहा जाता है जेली फिश ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है मात्रा बढ़ना। ये जो ब्लूम शब्द लिखा है इसका मतलब होता है मात्रा बढ़ना। अचानक अगर जेली फिश की मात्रा बढ़ जाए तो इसे कहा जाता है जेली फिश ब्लूम। इससे क्या होता है? इससे नुकसान होने लगता है। जेली फिश की अचानक मात्रा क्यों बढ़ेगी? क्या क्या कारण हो सकता है? अगर समुद्र का तापमान है वो बढ़ जाता है, ये कारण भी हो सकता है। समुद्र अगर गर्म हो जाए, ये कारण भी हो सकता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व आ जाए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह इसमें आ जाए तो भी जेली फिश की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। बड़ी मछलियाँ अगर खत्म हो जाए, जो जेली फिश को मार रही थी वो मछलियाँ खत्म हो जाए तो इसकी मात्रा बढ़ सकती है। प्रदूषण बढ़ने से भी मात्रा है वो बढ़ सकती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है इसका मतलब है कि समुद्र में प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। तो ये समुद्र के खतरे के बारे में बात करती है। अगर ये ज़्यादा दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि समुद्र में खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये आर्टिकल था जेली फिश के बारे में। नेक्स्ट है गोल्डीलॉक इकोनॉमी। इस शब्द को खाली याद रखना। गोल्डीलॉक इकोनॉमी किसे कहा जाता है? गोल्डीलॉक इकोनॉमी किसे कहा जाता है? गोल्डीलॉक इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी की अच्छी स्थिति। ना तो इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ना इकोनॉमी बहुत तेजी से घट रही है, आदर्श स्थिति है। धीरे धीरे इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है, ना तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है ना समस्या देखने को मिल रही है। तो इकोनॉमी की ऐसी स्थिति जहां पर इकोनॉमी स्मूथ रूप से बढ़ती जाए। 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, ना तो बहुत तेज चल रही है ना बहुत धीरे चल रही है, 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्या होती है? जहां इकोनॉमी बहुत अच्छे स्थिति में चल रही होगी, ना तो बहुत खराब होगी ना बहुत अच्छी होगी, मीडियम लेवल पे चलती रहेगी। सभी को इसमें रोजगार मिलता रहेगा, देश की आर्थिक स्थिति सही होगी, सभी को रोजगार होगा, बेरोजगारी कम होगी।
ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो गोल्डी लॉक इकोनॉमी किसे कहा जाता है? जब देश की इकोनॉमी वो अच्छे से परफॉर्म करती हो, ब्याज दर कम हो, महंगाई कम हो, कंपनी अच्छा काम कर रही हो, शेयर मार्केट में उछाल हो, सभी के पास में रोजगार हो, ऐसी स्थिति को गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहा जाता है। और अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत की स्थिति है वो अभी गोल्डी लॉक जैसी है। तो गोल्डी लॉक किसे कहा जाता है? इकोनॉमी की आदर्श परिस्थिति, जीडीपी की आदर्श परिस्थिति गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहलाती है। यूपीएससी प्रीलिम में पूछ सकती है कि गोल्डी लॉक इकोनॉमी किसे कहा जाता है या गोल्डी लॉक किससे संबंधित है? तो इकोनॉमी की आदर्श परिस्थितियों से संबंधित है गोल्डी लॉक। याद रहेगा? एनी डाउट? नो डाउट। तो ये आर्टिकल था गोल्डी लॉक इकोनॉमी के बारे में। गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी की आदर्श परिस्थिति को गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहा जाता है। इससे पहले हमने जेली फिश के बारे में बात किया था। जेली फिश क्या होती है? एक लचीली होती है, पानी से बनी होती है, पानी में रहती है, कम ऑक्सीजन में भी रह सकती है, कैसी भी परिस्थिति में रह सकती है। अगर प्रदूषण ज़्यादा है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर इसकी मात्रा बढ़ रही इसका मतलब समुद्र की स्थिति है वो संकट में है। उसके पहले हमने IBAT के बारे में बात की थी। IBAT क्या था? IBAT एक अलायंस है जो कि डेटा देने का काम करता है। किसके डेटा देता है? ये जो जैव विविधता होती है उसका डेटा देने का काम करता है IBAT। उसके पहले वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात की थी। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? पेरू, चिली में है। चिली दक्षिण अमेरिका में है। क्या काम करता है? जो स्पेस होता है उसके बारे में जांच निकालता है, उसकी बात करता है, ब्रह्मांड में तस्वीर लेने का काम करता है। ठीक है। फिर बात की थी हमने PFAS के बारे में बात की थी। PFAS क्या है? एक केमिकल बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, जो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। कपड़ों वगैरह में इसका उपयोग है, बट प्रदूषण को बढ़ाता है। ठीक है। चालू खाता घाटा के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है? सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना, उसके काम करने के तरीके में सुधार करना, ये होता है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। उसके बाद में हमने क्या बात की थी? जगन्नाथ यात्रा के बारे में बात की थी, जो कि हिंदू त्यौहार है, जुलाई जून में सेलिब्रेट किया जाता है, आषाढ़ माह में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में बात की थी। ठीक है। इसके बाद में हमने कौशल परिदृश्य के बारे में बात की थी, जिसे कौशल मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है। स्किल के बारे में बात की थी। तो ये हमने सारी चीज़ें बात की थी। RBI की रिपोर्ट के बारे में बात की थी, बाह्य ऋण के बारे में बात की थी, सिंधु जल विवाद के बारे में बात की थी। तो आज के डिस्कशन में इतने ही हमारे काम के आर्टिकल थे। तो आज के डिस्कशन में एंड करते हैं। जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। टिल दैट बाय बाय।